2026 में किम डामी के नेतृत्व में आई लेटेस्ट कोरियन डिजास्टर सर्वाइवल फिल्म दी जाइंट रेनबो जबरदस्त अंदाज में दस्तक देती है। यह फिल्म न सिर्फ कोरिया की हमेशा वाली छोटे लोगों की बड़ी कहानी वाली परंपरा को आगे बढ़ाती है, बल्कि दमदार विजुअल इफेक्ट्स से दर्शकों को बांधती है। साथ ही बेहद चरम परिस्थितियों में इंसानी फितरत की गहरी पड़ताल करती है। खास बात यह है कि यह पहली बार आपदा और साइंस फिक्शन को एक साथ जोड़ती है। तो ज्यादा बात न करते हुए चलिए देखते हैं कि इस बार कोरिया ने कैसी नई कहानी पेश की है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी मूसलाधार बारिश से जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। ये बारिश पूरे एक हफ्ते से लगातार हो रही है। बेटा जिरिन बाढ़ आने के डर से हर दिन घर में स्विमिंग गॉगल्स पहनकर डाइविंग की प्रैक्टिस करता रहता है। किसे पता था कि बच्चे की ये बेकार सी कल्पनाएं सच हो जाएंगी। सुबह उठकर खाना बनाने की तैयारी कर रही अन्ना को अचानक आसपास से पानी के बहने की आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अचानक उसे पैरों के नीचे ठंडक महसूस होती है। पानी की दिशा में ऊपर देखती है तो पाती है कि घर का फर्श कब का पानी से भर चुका है। भारी बारिश का पानी खिड़कियों की दरारों से अंदर घुसता चला आ रहा है। लेकिन जो बात अन्ना को सबसे ज्यादा डरा देती है वो यह कि उनका घर तीसरी मंजिल पर है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पानी पहली मंजिल से बढ़ते बढ़ते ऊपर तक पहुंच जाता है। उसके पास बच्चे की बचकानी हरकतों पर ध्यान देने का समय नहीं होता। वह ध्यान से रेडियो पर आ रही आपातकालीन घोषणा सुनने लगती है। घोषणा में बताया जाता है कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण भीषण बाढ़ आ चुकी है। दूसरी मंजिल और उसके नीचे के हिस्से बेहद खतरनाक हो चुके हैं। सभी निवासियों से अपील की जाती है कि वे जल्द से जल्द ऊंची जगहों पर शरण लें। अचानक आई इस आपदा से अन्ना का दिमाग उलझ जाता है। वह अपने बेटे को देखती है जो अब भी शरारत कर रहा होता है। आखिरकार उसका सब्र टूट जाता है और वह जोर से उसे डांट देती है। फिर वह उसे उठाकर मेज पर बैठा देती है। डराने के लिए उसके स्विमिंग गॉगल्स उतार लेती है और कहती है अगर हिले तो ये वापस कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद अन्ना तेजी से एक सूटकेस निकालती है और सामान समेटने लगती है। लेकिन इसी जानलेवा भाग दौड़ के बीच अचानक एक फोन कॉल आता है। तभी पता चलता है कि अन्ना एक स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्चर है। सरकार ऐसे खास टैलेंट को बेहद अहम मानती है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत लोगों को भेजा जाता है। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाला सैनिक रेग होता है। वह अन्ना से कहता है कि कोई भी फालतू सामान न ले। इस वक्त सबसे जरूरी है कि तुरंत ऊंची जगह पर शरण ली जाए। वह खुद जल्द से जल्द वहां पहुंचकर उन्हें लेने आएगा। लेकिन इससे पहले कि वह आगे की कोई जानकारी दे पाता, पूरी इमारत का सिग्नल उसी पल पूरी तरह से कट जाता है। अन्ना हड़बड़ी में एक जैकेट पहनती है, अपने बेटे की दवाइयां कमर पर टंगे बैग में डालती है और निकलने की तैयारी करती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि बेटा अब मेज पर नहीं है। घबराई हुई अन्ना तुरंत बेडरूम की ओर दौड़ती है। अलमारी खोलती है तो पता चलता है कि जिरिन हमेशा की तरह अलमारी में छिपा हुआ है और अकेले अपना कोई खिलौना चला रहा है। कोई और रास्ता न देखकर अन्ना उसे समझाते हुए गोद में उठाती है, पानी में तैरती हुई जूतियां उठाती है और जान बचाने के लिए तेजी से भागती है। दरवाजा खोलते ही उसे एहसास हो जाता है कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। बाहर का पूरा चौक पहले ही बाढ़ में डूब चुका है और पानी तेजी से तीसरी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। अलार्म सुनकर लोग एक एक करके बाहर निकल आते हैं। पूरा कॉरिडोर अफरा तफरी से भर जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात तब सामने आती है जब अन्ना बेटे को पीठ पर लाद कर ऊपर भागने लगती है और देखती है कि हर कोई ठीक वही सोच रहा है। भीड़ का सैलाब सीढ़ियों को पूरी तरह जाम कर देता है। अन्ना समझ जाती है कि ऐसे इंतजार करना बेकार है। वह कदम तेज करती है और फिर से उल्टी दिशा में दौड़ती है। दरअसल कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर एक और सीढ़ी मौजूद होती है और हैरानी की बात यह कि वहां एक भी इंसान नहीं होता। ये देखकर अन्ना राहत महसूस करती है और तेजी से ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि समझदार वह अकेली नहीं है। ऐसे हालात में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। जल्द ही जिरिन देखता है कि पानी में कुछ लोग तड़प रहे हैं। दृश्य दिल तोड़ देने वाला होता है। लेकिन खुद को बचाने में लगी अन्ना रुक नहीं पाती और आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही देर बाद वह फिर रुक जाती है। ऊपर के लोगों ने अफरा तफरी से बचने के लिए पूरी सीढ़ी को कबाड़ से बंद कर दिया होता है। हालांकि रुकावट बहुत मजबूत नहीं होती, लेकिन वक्त इतना कम होता है कि उसे हटाने का मौका नहीं मिलता। मजबूर होकर अन्ना किनारे से फिसलते हुए उसे पार करने की कोशिश करती है, लेकिन फर्श बेहद फिसलन भरा होता है और वह बुरी तरह गिर पड़ती है। तभी उसे समझ आता है कि इस तरफ न तो कोई क्यों है और क्यों यहाँ इतने लोगों की डूबकर मौत हो चुकी है।
अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह फिर से चुपचाप लंबी लाइन में लग जाती है। काफी इंतजार के बाद आखिरकार वह अस्थायी रूप से 7वीं मंजिल तक पहुंच जाती है। यहाँ भी कॉरिडोर में भारी भीड़ जमा होती है। ऐसे हालात में कोई भी आसानी से दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन बेरुखी के बीच कुछ नेक दिल लोग भी होते हैं। कई लोग उनके घर के अंदर शरण ले लेते हैं। आन्ना वहां से गुजरती तो है, लेकिन रुकती नहीं, क्योंकि उसकी नजर उस शख्स पर पड़ जाती है जो उसे लेने आया होता है, रेग। वह उसे हाथ के इशारे से बुलाता है। आन्ना जैसे ही उसकी ओर बढ़ने लगती है, तभी देखती है कि जिरेन भीड़ के साथ उसी नेक दिल परिवार के घर में घुस गया है। घबराई हुई आन्ना तुरंत उसके पीछे जाती है, लेकिन अंदर लोग इतने ज्यादा होते हैं कि कुछ समय तक उसे जिरेन कहीं दिखाई ही नहीं देता। और इसी थोड़ी सी देरी के दौरान आन्ना खिड़की के बाहर एक बेहद डरावना मंजर देख लेती है। दूर से कई 10 मीटर ऊंची एक विशाल लहर गर्जना करती हुई उनकी ओर बढ़ रही होती है। हालांकि आन्ना इस टक्कर में घायल नहीं होती, लेकिन कमर से बंधा उसका बैग तेज बहाव में बह जाता है। अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं होता। वह सांस रोककर पानी से भरे कमरे में पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने लगती है। आखिरकार कमरे के एक कोने में उसे बेहोश पड़ा हुआ जिरेन मिल ही जाता है, लेकिन जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, उसे एहसास होता है कि बाहर से दरवाजा मलबे से पूरी तरह जाम हो चुका है। धीरे धीरे आन्ना का शरीर अपनी सीमा पर पहुंचने लगता है। हाथों की ताकत भी जवाब देने लगती है। लगभग निराश हो चुकी आन्ना के लिए उसी पल दरवाजा बाहर से खुल जाता है। रेग वक्त पर पहुंच जाता है और दोनों की जान बचा लेता है। जिरेन ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रहता। पेशेवर बचाव तकनीकों की मदद से वह जल्द ही होश में आ जाता है। आन्ना भावुक होकर रेग का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन रेग उन्हें जरा भी सुस्ताने का मौका नहीं देता। वह तुरंत वीचैट कॉल के जरिए अधिकारियों को मौजूदा हालात की रिपोर्ट देता है और फिर बिना देर किए आन्ना और जिरेन को लेकर आगे बढ़ जाता है। डरा हुआ जिरेन किसी भी हाल में रेग को उसे उठाने नहीं देता। मजबूरन कमजोर सी आन्ना एक बार फिर उसे अपनी पीठ पर उठाए रहती है। रेग की व्याख्या के बाद आन्ना को आखिरकार इस आपदा की सच्चाई पता चलती है। दरअसल 3 घंटे पहले एक छोटा उल्कापिंड अंटार्कटिका से टकरा गया था। पिघली हुई बर्फ समुद्री पानी के साथ मिलकर भयानक सुनामी बन चुकी थी। ये 30 मंजिला इमारत भी बहुत जल्द पूरी तरह डूबने वाली होती है। अब उन्हें हर हाल में छत तक पहुंचना होगा। वहीं हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा होगा, जो उन्हें इमरजेंसी शेल्टर तक ले जाएगा। आन्ना अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाती। यह देखकर रेग सीधे शब्दों में सच्चाई बता देता है। वह कहता है, मानव जाति अब विलुप्त होने के कगार पर है। भविष्य में इंसानों की पुनरुत्थान की जिम्मेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उठाएगी। और क्योंकि आन्ना इमोशनल इंजन डेवलपमेंट की जिम्मेदार है, इसलिए वह बेहद अहम बन जाती है। इस प्रोजेक्ट को सिर्फ 2 लोग जानते थे और दूसरा व्यक्ति आज सुबह से ही लापता है। रेग बताता है कि बाकी सभी टीमें अपना काम पूरा कर चुकी हैं। अब बस इमोशनल इंजन बाकी है। इसके पूरा होते ही एआई को पूरी तरह प्रोडक्शन में डाला जा सकेगा। इधर आन्ना यह सब सुनकर अंदर से पूरी तरह उलझ जाती है। कोई और चारा न देख रेग दोनों को लेकर एक ऐसे कमरे में घुसता है जिसका दरवाजा खुला होता है। वह बच्चे को निजी जरूरत के लिए वक्त देता है और साथ ही तीनों सूखे कपड़े बदल लेते हैं ताकि ज्यादा देर गीले रहने से हाइपोथर्मिया न हो जाए। लेकिन तभी कमरे के अंदर गैस पाइपलाइन से अजीब आवाज आने लगती है। पाइप जोर जोर से हिलने लगता है। अगले ही पल वॉल्व दबाव नहीं झेल पाता और टूट जाता है। हालात समझते ही तीनों दौड़कर कमरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड चारों ओर भयानक आग की लपटें फैल जाती हैं। रेग तेजी से रेलिंग पर चढ़ जाता है और ऊपर निकल जाता है। वह दोनों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जिरेन किसी भी हाल में हाथ छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह बुरी तरह घबराकर हिलने डुलने लगता है और इसी अफरा तफरी में आन्ना का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाती है। गनीमत यह रहती है कि पहले हुई तमाम देरी की वजह से इस वक्त पानी का स्तर ज्यादा नीचे नहीं होता। उसे कोई चोट नहीं लगती और वह दोबारा पानी की सतह पर आ जाती है, लेकिन पानी में तैरता मलबा किसी भी पल उसे टक्कर मार सकता है। आन्ना जोर से चिल्लाकर कहती है कि वह दोनों को ढूंढने जाएगी। इसके बाद वह जल्दी से पानी से दूर तैरकर वापस लौट जाती है। जब वह दोबारा अपने बेटे से मिलने की सोच ही रही होती है, तभी अचानक उसे लिफ्ट के अंदर से रोने की आवाज सुनाई देती है। साफ होता है कि कोई उसमें फंसा हुआ है। यह देखकर आन्ना तुरंत आगे बढ़ती है और पूछती है, लेकिन हाथों से दरवाजा नहीं खुल पाता। वह फौरन ऊपर जाकर कोई औजार ढूंढने लगती है,
इसी दौरान आग का फायदा उठाने वाले दो गुंडे एक फ्लैट से बाहर निकलते हैं। डरी हुई आन्ना कुछ देर के लिए छिप जाती है। जब वह दोबारा लौटती है तो लिफ्ट के अंदर अब कोई आवाज नहीं आती। किसी की जान न बचा पाने का अफसोस आन्ना को अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन शोक मनाने का भी वक्त नहीं होता। इससे भी बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है। रेग जोर जोर से चिल्लाता हुआ तेजी से नीचे की ओर दौड़ता है। दरअसल लंबे समय से दवा न मिलने के कारण मानसिक रूप से कमजोर झिरिन की बीमारी फिर से उभर आती है। आन्ना उसे गोद में उठाकर बेचैनी से इधर उधर ढूंढने लगती है। यही सच्चाई सामने आती है। असल में जिरिन एक बायोनिक इंसान होता है जिसे आन्ना ने खुद बनाया था। इमोशनल इंजन के डेटा को इकट्ठा करने के लिए आन्ना और चीफ वैज्ञानिक ने अलग अलग एक बायोनिक बच्चा बनाया और उन्हें गोद लिया था। लेकिन 5 साल साथ रहने के बाद आन्ना उसके साथ सचमुच भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी होती है। कुछ देर बाद उसे एक ऐसा कमरा मिल जाता है जिसका दरवाजा खुला होता है। अंदर एक बुजुर्ग दंपति अब भी मौजूद होता है। हालांकि आन्ना के पास इस पर ध्यान देने का वक्त नहीं होता। वह तुरंत फ्रिज से चीनी और जूस निकालती है। दोनों को मिलाकर जिरिन को पिला देती है। शुगर लेवल बढ़ते ही जिरिन होश में आ जाता है, लेकिन उन्हें ज्यादा देर आराम करने का मौका नहीं मिलता। सामने की इमारत में लोग पागलों की तरह ऊपर की ओर भागते दिखते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि पहले से भी कहीं ज्यादा ऊंची एक और विनाशकारी लहर दूर से उनकी ओर बढ़ रही है। तीनों यह देखकर घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन बूढ़ी औरत लालच के कारण वहीं रुक जाती है। वहीं उसका फुर्तीला पति जरा भी घबराता नहीं। वह पीछे मुड़कर हमेशा की तरह अपनी पत्नी के लिए दवा तैयार करता रहता है। उधर तीनों पूरी ताकत से भागते हैं और आखिरकार बाल बाल इस आपदा से बच निकलते हैं। खतरे से बाहर आते ही जिरिन फिर से मां को ढूंढने लगता है। आन्ना जानती है कि यह बायोनिक इंसान की भावनात्मक निर्भरता की कमी है। वह बिना शिकायत किए उसे फिर से पीठ पर उठा लेती है। लेकिन जैसे ही वे छत के करीब पहुंचते हैं, उसे एक भयानक खबर मिलती है। सरकार सिर्फ आन्ना को ही निकालने का फैसला कर चुकी होती है। ये सुनते ही आन्ना किसी भी हाल में आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। आखिरकार रेग को उसे बहलाने फुसलाने का सहारा लेना पड़ता है। आन्ना ये सुनकर सोचती है कि बात में कुछ तर्क तो है। मन बदल चुकी आन्ना आखिरकार उनके साथ छत तक पहुंच जाती है। लेकिन सैनिक बिना कुछ कहे सीधे आगे बढ़ते हैं और माँ बेटे को जबरन अलग कर देते हैं। तभी सच्चाई सामने आती है। रेग ने आन्ना से झूठ बोला था। सरकार को असल में जिरिन नहीं बल्कि उसके प्रयोग से जुड़ा डेटा चाहिए होता है। वे जिरिन को बेहोश कर देते हैं, उसके बाल काट दिए जाते हैं और फिर औजार निकालकर दिमाग से डेटा निकालने की तैयारी करने लगते हैं। यह देख आन्ना घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन अधिकारी साफ कह देता है कि अब कोई सुरक्षित शरण स्थल मौजूद नहीं है। धरती की हालत अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची है। अब केवल अंतरिक्ष में जाकर जिंदा रहना ही एकमात्र रास्ता है। हर सीट बेहद कीमती है और उसे किसी बच्चे पर बर्बाद नहीं किया जा सकता। जैसे उसकी बात को साबित करने के लिए मिशन पूरा कर चुका रेग पल भर में मार दिया जाता है। आखिरकार वह भी एक बेकार मोहरा ही था। हालांकि आन्ना को शांत करने के लिए अधिकारी उसे इजाजत देता है कि वह आखिरी बार जिरिन से विदा ले सके। आन्ना दर्द से टूटकर अपने बेटे के पास झुकती है, उसके कान में धीमे से कुछ कहती है और फिर पीठ मोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद धरती के पूरी तरह डूबने से पहले वह एक अंतरिक्ष यान में बैठकर आसमान की ओर उड़ जाती है। लेकिन उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद जिस यान में वह होती है वह एक उल्कापिंड के टुकड़े से टकरा जाता है। अगले ही पल आन्ना फिर से अपने घर में होश में आती है। सीधे बहता हुआ पानी अब घर के अंदर घुस चुका होता है। सब कुछ वैसा ही होता है जैसा आपदा की शुरुआत में था, बस 2 चीजें अलग होती हैं। इस बार आन्ना की नाइट एड्रेस पर नंबर 491 लिखा होता है और उससे पहले जो कुछ हुआ था उसकी कोई याद नहीं रहती। उसे बस यह सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। जल्द ही उसे फिर से रेग का फोन आता है। बेटा पहले की तरह शरारत करता रहता है और उसे फिर से डांट पड़ती है। आन्ना उसे मनाते हुए उसे लेकर निकलने ही वाली होती है कि जिरिन कुछ अजीब सी बातें कहने लगता है। घबराई हुई आन्ना ज्यादा नहीं सोचती और तुरंत उसे पीठ पर उठाकर बाहर निकल जाती है। लेकिन इस बार देर से जागने की वजह से पूरी मंजिल के लोग पहले ही निकल चुके होते हैं। चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है और ठीक उसी समय पहली विशाल लहर अपने तय वक्त पर आ पहुंचती है। कहीं छिपने की कोई जगह नहीं होती। पल भर में दोनों उस सैलाब में बह जाते हैं। जब आन्ना दोबारा पानी की सतह पर आती है तो उसका बेटा कहीं दिखाई नहीं देता। सिर्फ पानी में तैरते स्विमिंग गॉगल्स ही यह साबित करते हैं कि शायद उसके साथ कुछ भयानक हो चुका है।
अत्यधिक भावनात्मक झटके से अन्ना को कुछ याद आने लगता है, लेकिन अगले ही पल पीछे से आती एक कार जोर से उसे टक्कर मार देती है। जल्द ही बेहोश पड़ी अन्ना को कुछ लोग बचा लेते हैं, लेकिन इस बार उसके कपड़ों पर लिखा नंबर बदलकर 787 हो चुका होता है। रेग यह देखकर तुरंत अपना परिचय देता है। हालांकि अब भी याददाश्त खो चुकी अन्ना इन बातों पर ध्यान नहीं देती और फिर से अपने बेटे को ढूंढने लगती है। रेग उसे रोककर बताता है कि जिरिन डूबा नहीं है, बल्कि भीड़ के साथ ऊपरी मंजिल की ओर चला गया है। बस उस वक्त वह बहुत दूर था, इसलिए केवल एक फोटो ही ले सका ताकि सबूत के तौर पर रख सके। लेकिन अन्ना जानती है कि एक बायोनिक इंसान कभी उसे छोड़कर नहीं जा सकता। वह समझ बैठती है कि शायद रेग ने ही उसके बेटे को अगवा किया है। मौका पाते ही वह अचानक रेग से पिस्तौल छीन लेती है। दोनों के बीच तनातनी हो ही रही होती है कि जिसे मर जाना चाहिए था, वही अन्ना एक बार फिर होश में आ जाती है। बेशक उसके शरीर पर लिखा नंबर एक बार फिर बदल चुका होता है और कहानी पहले की तरह बिल्कुल उसी मोड़ से जुड़ जाती है। यह विस्फोट के बाद हवा में उछलने का पल होता है, जहां रेग उसे पकड़ लेता है, लेकिन अन्ना को सब कुछ गलत लगने लगता है। नीचे बढ़ते हुए पानी को देखकर वह अपने दिल की सुनती है और झटके से खुद को छुड़ाकर सीधे पानी में कूद जाती है। थोड़ी ही देर में जब वह फिर इमारत के अंदर लौटती है तो एक बार फिर लिफ्ट से रोने की आवाज सुनाई देती है। ये जाना पहचाना दृश्य उसकी यादों को और भी साफ करने लगता है। इस बार वह चुप नहीं रहती, वह तुरंत ऊपर जाती है, औजार ढूंढती है और गुंडों के बाहर आने से पहले वहां से निकल जाती है। वह सफलतापूर्वक लिफ्ट का दरवाजा खोल देती है और पिछली बार की गलती सुधारते हुए लिफ्ट में फंसी लड़की की जान बचा लेती है। हैरानी की बात यह होती है कि वह लड़की उसी बुजुर्ग दंपति की पोती निकलती है। यह सब अन्ना को फिर से यादों के फ्लैशबैक में ले जाता है। जब वह आगे बढ़कर अपने बेटे को ढूंढने की सोच ही रही होती है, तभी बूढ़ी औरत पहले से तैयार की हुई शक्कर वाला पानी उसकी ओर बढ़ा देती है। हालांकि बूढ़ी औरत यह नहीं बता पाती कि उसे यह सब कैसे पता था, लेकिन फिर भी यह घटना अन्ना को और पक्का यकीन दिला देती है कि पहले जो कुछ हुआ था वह केवल उसका वहम नहीं था। इसी बीच रेग एक बार फिर उस तक पहुंच जाता है। वह लगातार समझाने की कोशिश करता है कि वह सच में उसे लेने ही आया है। वह कहता है कि पहले उसके साथ चलो, बाकी टीम के लोग जल्द ही आकर खोज बचाव शुरू कर देंगे। ये सुनते ही अन्ना के दिमाग में भयानक यादें उभर आती हैं। उसे समझ आ जाता है कि वे सब अच्छे लोग नहीं हैं। वह दिखावे के लिए रेग की बातों पर भरोसा जताती है, लेकिन साफ कह देती है कि जब तक उसका बेटा नहीं मिलेगा वह कहीं नहीं जाएगी। इसी बहाने वह रेग से अलग हो जाती है। अन्ना को यह नहीं पता होता कि इस लूप में सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी लोग यादें संजोए हुए हैं। उसे यह भी नहीं मालूम होता कि जिसे वह ढूंढ रही है वह भी उसी की तरह है। उसे बस इतना दिखता है कि सैनिक इमारत के अंदर लोगों को चुपचाप मार रहे हैं। अब उसके पास लगातार छिपते हुए पूरी इमारत में अपने बेटे को ढूंढने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। लेकिन जब यह चक्र लगभग 8000 बार दोहराया जा चुका होता है, तब भी अन्ना को अपने बेटे का कोई सुराग नहीं मिलता। इस वक्त तक अन्ना की ज्यादातर यादें वापस लौट चुकी होती हैं। वह लगातार उन छोटी छोटी बातों को याद करने लगती है जो शायद वह हर बार चूक जाती थीं। तभी अन्ना को एक बेहद अहम बात याद आती है। हर बार शुरुआत में जब बेटा उससे लिपटा रहता था तो वह उससे कहता था कि मोबाइल पर भेजी गई उसकी ड्राइंग्स जरूर देखे। यह सोचते ही अन्ना तुरंत अपना फोन खोलती है। उसमें 8000 से ज्यादा तस्वीरें होती हैं। हर एक तस्वीर में वह खुद को छत पर खड़ा हुआ पाती है, वही दृश्य जो आपदा के दौरान भटकते हुए उसने आखिरी बार देखा था। लेकिन इससे पहले कि अन्ना इस रहस्य को पूरी तरह समझ पाती, दूर से रेग की आवाज आती है। वह चिल्लाकर कहता है कि उसे झिरिन मिल गया है। अन्ना दौड़कर वहां पहुंचती है, लेकिन अलमारी खोलते ही वह पूरी तरह खाली होती है। अगले ही पल सच्चाई सामने आ जाती है। रेग अब थक चुका होता है बार बार अन्ना की मदद करने से। वह उसे यहाँ धोखे से लाया होता है ताकि जबरदस्ती उसे साथ ले जा सके। उसका इरादा होता है कि झिरिन मिलने के बाद माँ बेटे को अलविदा कहने का मौका दे दिया जाए। लेकिन अभी अभी अन्ना को उस ड्राइंग के जरिए याद आ चुका होता है कि कैसे छत पर रेग को गोली मार दी गई थी। रेग कुछ असहज महसूस करता है और सवाल पूछने ही वाला होता है कि तभी उसके साथी बीच में आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। अब अन्ना को भी सब कुछ गड़बड़ लगने लगता है। इस तरह वह उस अन्ना को बचा लेती है जो एक बार फिर चक्र के रीस्टार्ट होने वाली होती है। इस वक्त तक उसके सामने सारी यादें एक दूसरे से जुड़ चुकी होती हैं। असल में
सरकार पहले ही बच्चे जैसे बायोनिक इंसान का पूरा डेटा हासिल कर चुकी होती है, इसलिए वे अब एक वयस्क बायोनिक इंसान बनाने की योजना बनाते हैं। लेकिन वयस्कों की भावनाएं कहीं ज्यादा जटिल होती हैं। इसी वजह से आन्ना की आगे की योजना ये होती है कि अगला प्रयोगात्मक विषय उसी बच्चे की मां बने। फिर एक ऐसा कार्यक्रम तय किया जाता है जिसमें बच्चे को लापता दिखाया जाए। प्रयोगात्मक व्यक्ति को हर तरह की मुश्किलों से गुजरते हुए उसे ढूंढना होता है, और जैसे ही वह असफल होती है पूरा चक्र शुरू से दोबारा चालू हो जाता है। इस तरह बच्चे को ढूंढने की प्रक्रिया में बेहद तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव पैदा होते हैं, और अनगिनत चक्रों के बाद जब वह आखिरकार सफल होती है तो उसकी भावनाएं चरम सीमा तक पहुंच जाती हैं। यही वह स्तर होता है जो एक वयस्क बायोनिक इंसान के लिए जरूरी माना जाता है। यह सिर्फ आन्ना का अपने बेटे को बचाने का प्लान नहीं था, शायद उसका यह आत्म बलिदान ऊपर वाले को भी छू गया और उसी ने एक उल्कापिंड के टुकड़े को उड़ते जहाज से टकराने दिया। गंभीर रूप से घायल आन्ना आखिरकार यह अधिकार पा जाती है कि वह खुद प्रयोग का हिस्सा बने। सरकार उसकी शर्तों और योजना के अनुसार आन्ना और जिरिन दोनों की यादें प्रयोगशाला में ट्रांसफर कर देती हैं। वहां उस दिन की सबसे भयावह आपदा को फिर से सिमुलेट किया जाता है, वही दिन जो आन्ना के दिल दिमाग में सबसे गहराई से बसा हुआ था। क्योंकि जिरिन एक बायोनिक इंसान है इसलिए उसे हर एक चक्र की याद रहती है, वहीं आन्ना एक विकसित हो रही आधा बायोनिक इंसान होती है। इसी वजह से उसकी यादें अधूरी और टूटी फूटी रहती हैं, और उनकी यादों में मौजूद लोग बस अनजाने में इस अंतहीन चक्र के साथ बार बार घूमते रहते हैं। सिर्फ कभी कभार कुछ खास दृश्यों को देखकर उन्हें अजीब सी पहचान का एहसास होता है। आन्ना को अंदाजा होता है कि भले ही कुछ चक्रों में उसे यह पता चल जाता है कि रेग उसे धोखा दे रहा है, लेकिन अंत में वह फिर भी उसी कमरे में पहुंच जाती है। उसे पूरा यकीन होता है कि जब रेग को सच्चाई का पता चलेगा तो वह उसकी मदद जरूर करेगा। इसकी वजह सिर्फ यह नहीं कि उसे लगातार लोगों की मौत से नफरत होने लगती है, बल्कि इसलिए भी कि वह सरकार द्वारा खुद को त्याग दिए जाने का बदला लेना चाहती है। अनगिनत चक्रों से गुजरने के बाद आखिरकार आन्ना सारी रुकावटों को पार कर छत तक पहुंच जाती है। माँ और बेटे हजारों मुश्किलों के बाद आखिरकार फिर से मिलते हैं, लेकिन अभी भी कार्यक्रम की आखिरी परीक्षा बाकी होती है। दूर से एक बार फिर विनाशकारी लहर उनकी ओर बढ़ रही होती है। सारे सैनिक भी वहीं जमा हो चुके होते हैं। आन्ना जिरिन को गोद में लेकर भागती है और जल्दी ही छत के किनारे पहुंच जाती है। पीछे से दुश्मनों को पास आता देख वह मजबूर होकर अपने बेटे को नीचे उतार देती है और रास्ता रोकने लगती है। कुछ ही देर में आन्ना को फिर से पकड़ लिया जाता है। वह जिरिन से कहती है कि वह पहले पानी में छिप जाए, वह जल्द ही उसे ढूंढने आ जाएगी। लेकिन जैसे ही वह बिना पीछे देखे पानी में कूदती है और यह जानती है कि वह फिर एक बार अपने वादे से मुकरने वाली है, उसकी भावनाएं ठीक वैसी ही चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं जैसा अनुमान लगाया गया था। अगले ही पल चारों ओर की दुनिया पूरी तरह थम जाती है, मानो उसने किसी अदृश्य दीवार को तोड़ दिया हो और उन बंधनों से बाहर निकल आई हो जो उसे अब तक जकड़े हुए थे। उसे समझ आ जाता है कि इस बार वह सच में सफल हो चुकी है, क्योंकि पूरी तरह एक बायोनिक इंसान बन चुकी आन्ना अब हमेशा के लिए जिरिन के साथ रह सकती है। कुछ ही देर में वह अपने बेटे की जानी पहचानी आवाज से होश में आती है। अपने शरीर के साथ ढलते ही वह आसानी से समझ जाती है कि वे दोनों एक छोटे से अंतरिक्ष यान में हैं, जिसे बेस से बाहर भेज दिया गया है। शायद आन्ना को यह एहसास कभी नहीं हुआ कि जिस पल वह एक बायोनिक इंसान बनी, उसी पल बेस को सभी प्रयोगात्मक डेटा पूरी तरह मिल चुका था। अब वे इसी डेटा की मदद से बड़ी संख्या में बायोनिक इंसान बना सकते थे, और आन्ना व जिरिन धरती के खतरनाक माहौल को परखने के लिए भेजे गए पहले प्रयोगात्मक दल बन चुके थे। तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो।